गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज फिर से हम नया क्लास लेकर आपके लिए हाजिर हैं। हमारे पिछले क्लासेस को आपने देखा होगा, समझा होगा, फेयर बनाया होगा और कठिनाइयां आई होगी तो आप पूछे भी होंगे। चलिए हम आज आगे बात करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिव्यू करते हुए फिर आगे बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था, कल और परसों की क्लासेस में, जो इकोनॉमिक्स के वेरियस डेफिनेशंस, जिसमें हम जो वेल्थ डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, एज वेल एज स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, कुछ हम इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। और यह भी मैंने आपको बताया था कि इनमें सबसे इफेक्टिव जो डेफिनेशन था या जो सबसे मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन था वो दैट वाज द स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन, जो लायनल रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोनॉमिक्स के दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जो इकोनॉमिक्स है विच इज सब डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। फर्स्ट वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनिशियल फेज में ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ करता था। इनिशियल फेज में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं थी। मैक्रो का उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मैक्रो का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट या जो थ्योरीज आई वो 19th सेंचुरीज के अराउंड में या उसके बाद, ठीक है, या सबसे ज्यादा इफेक्ट में जो आया वो आया द ग्रेट डिप्रेशन के बाद। आपको पता होगा ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, जो 1929 में, ठीक है, बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज थे या अमेरिका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहा था। तो उसके बाद ये माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट में आया था। बट रही बात आज की, तो आज हमारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक कॉन्सेप्ट में है। अब आपके मन में कुछ सवाल चल रहा होगा कि सर आपने बताया कि 11th क्लास में जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई में हमें पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और इन 12 हमें पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही बिहार बोर्ड में आपको क्या पढ़ना है, तो बिहार बोर्ड में पढ़ना है आपको ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स 11 में, और 12 में माइक्रो एंड मैक्रो। तो थोड़ा सा हेरफेर है, जो 11 में पढ़ना है सीबीएसई में वो 12 में पढ़ना है बिहार बोर्ड में, एक बुक का अंतर है। लेकिन रही बात पढ़ने की, तो हमें पढ़ना तो सब है, चारों के चारों पेपर पढ़ने हैं। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और स्टैटिस्टिक्स है वो इकोनॉमिक्स से सब हेड्स नहीं है, वो एसोसिएट्स है, इकोनॉमिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। बट जो इकोनॉमिक्स है वो मेनली स्टडी किया जाता है माइक्रो और मैक्रो के तरफ, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को क्लासिफाइड करेंगे, इन दोनों को समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेलिंग पता ही होगा, लेकिन ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से अराइज हुआ है। माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज। और इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है कहां से अराइज हुआ है, क्या कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रोज का मतलब स्मॉल। इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, स्मॉल इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि वैसा इकोनॉमिक्स जो स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है, छोटे लेवल पे, इसे हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कहता क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और प्रॉब्लम्स। ध्यान से, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और प्रॉब्लम्स in an economic system at individual level or small level। यानी कि वह
इकोनॉमिक्स का ब्रांच जिसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी छोटे लेवल पे या इकाई लेवल पे, यूनिट लेवल पे किया जाता है, वह माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, ए मार्केट, these are the examples of microeconomics। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, जैसे हम इसमें स्टडी करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ स्टेबलाइजेशन, आगे बेसिकली डिस्कस होगा। या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का डिमांड। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का रिएक्शंस, बिहेवियर, उसका इक्विलिब्रियम, उसकी सप्लाई, उसकी रेवेन्यू, उसका कॉस्ट। मार्केट के बारे में हम पर्टिकुलर मार्केट पे डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर मार्केट में कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो बेसिकली यहां पर ये है। ओवरऑल अगर हम पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स को देख लें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली 3 तरह की थ्योरी है। कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी एंड प्राइस थ्योरी। ठीक है, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स यही 3 पार्ट में, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड प्राइस थ्योरी। और अगर एक शब्द में कहा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ प्राइस। स्टडी ऑफ प्राइस, देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। याद रखेंगे कि अगर एक सेंटेंस में कहा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी की स्टडी होती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के दौरान हम ये मानते हैं कि जो मैक्रो एग्रीगेट्स हैं या जो मैक्रो वेरिएबल्स का मतलब जो बड़े लार्ज लेवल पे, वो वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट है, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे ओवरऑल डिमांड, ओवरऑल सप्लाई, जनरल प्राइस, नेशनल इनकम, इनको हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर आप इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को सिलसिलेवार ढंग से समझे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड मार्केट। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो एग्रीगेट्स और वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, एज्यूम टू बी कांस्टेंट माना जाता है। अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज। कौन कौन? कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी एंड प्राइस थ्योरी। अगर हम कंक्लूजन कहें तो द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। क्लियर? चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो मैक्रो वर्ड है ये मैक्रोज से आया है, MAKROS, और मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, मतलब बड़ा। सिमिलर तरीके से जो माइक्रोज है, यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड इन एन इकोनॉमिक सिस्टम एज होल, एज अ लार्ज लेवल। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बड़े पैमाने पर या संपूर्ण मानते हुए, होल लेते हुए पूरा के पूरे सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। जैसे आउटपुट लेवल, जनरल आउटपुट, जनरल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि वैसे आइटम्स जो एग्रीगेट लेवल पे होता है, यानी कि बड़े लेवल पे जिसका इफेक्ट है, बड़े लेवल पे जिसका इफेक्ट पूरे इकोनॉमी में पड़ेगा।
तो अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी नेशनल इनकम, बैंकिंग, मनी, ठीक है, बजट एटसेट्रा। जिस प्रकार से हमने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी ऑफ प्राइस कहते हैं, उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द स्टडी ऑफ प्राइस एंड आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, प्राइस नहीं। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज बिकॉज कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो एग्रीगेट्स के द्वारा हम लोग किसी इकोनॉमी में आउटपुट लेवल, इनकम लेवल का डिटर्मिनेशन करते हैं। माइक्रो में प्राइस का डिटर्मिनेशन और मैक्रो में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते समय हम माइक्रो एग्रीगेट्स को या माइक्रो वेरिएबल्स को क्या लेके चलते हैं, इट अज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो नेग्लिजिबल है या रिमेन सेम है। तो इस तरीके से अगर आप इसको क्लासिफाई करें तो आप इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। अगर सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो एक एक पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते कैसे हैं, या इकोनॉमिक्स स्टडी करते कैसे हैं, चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो, उससे जुड़ा हुआ। तो अगर आपकी पीएचडी की क्लासेस शुरू हो गई तो आपने पढ़ा होगा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस का जो नेचर है वो बोथ साइंस एंड आर्ट है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी जो नेचर है वो बोथ साइंस एंड आर्ट है। क्योंकि शुरू में बहुत सारे इकोनॉमिक्स लोगों आपस में तालमेल बैठाने के लिए, कुछ इकोनॉमिक्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स साइंस है, किसी ने कहा इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, किसी ने कहा इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। ओवरऑल कंक्लूजन यह निकला कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। आप जैसा जानते हैं कि साइंस क्या है, तो साइंस किसी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। सिद्धांत, प्रयोग और जो निष्कर्ष है इस पे आधारित है। और आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है द वे यू परफॉर्म अ टास्क, द वे यू परफॉर्म अ टास्क या वर्क, जिस तरीके से आप कोई कार्य करते हैं, ये कला है। विज्ञान जानकारी है, नॉलेज है, कला क्या है? एक तरह से आपकी एक्सपीरियंस पे बेस्ड करता है, आपकी वर्किंग नॉलेज पे बेस्ड करता है, आपके स्किल पे बेस्ड है। तो इकोनॉमिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट है। इकोनॉमिक्स में नॉलेज भी चाहिए और उस नॉलेज को किस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे उसका आर्ट भी होना चाहिए। बट यह भी ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स प्योर साइंस नहीं है। इकोनॉमिक्स प्योर साइंस नहीं है। प्योर साइंस का मतलब कि जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो यूनिवर्सल लॉज होते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा, हर सर्कमस्टांसेस में लागू होता है। बट जो इकोनॉमिकल लॉज होते हैं वो हर सर्कमस्टांसेस में लागू नहीं होता है, वो सर्टेन कंडीशन में लागू होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स साइंस तो है लेकिन प्योर साइंस नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद बहस शुरू हुई कि इकोनॉमिक्स साइंस है तो किस तरह का साइंस है। तो मैंने कहा कि प्योर साइंस नहीं है, तो फिर किस तरह का? तो इकोनॉमिक्स साइंस है दो रूपों में, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस और दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव साइंस। या जो इकोनॉमिकल स्टेटमेंट होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इस तरह दो तरीकों से इसको बांटा गया कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी हम लोग करेंगे, एक तो पॉजिटिव रूप में और दूसरे नॉर्मेटिव रूप में। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बड़े ध्यान से बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ये आपके पर्दे को हटा देगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को
3 सेंटेंसेस में या 3 वर्ड्स पे डील करता है। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी किसी प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्टडी करता है इस पॉइंट पे कि कोई जो स्टेटमेंट है या कोई इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वह क्या है, क्या था और इसका क्या होगा। मतलब उसके कॉज एंड इफेक्ट इसकी स्टडी करता है, यानी कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। सपोज कीजिए कि हम बात कहें कि देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, एज वेल एज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और व्हाट इज द पॉवर्टी, तो ये एक्चुअल है। तो यह इस तीनों टर्म्स पे डील करता है किसी प्रॉब्लम को कि क्या है, क्या था और क्या होगा। और यह जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है यह एक प्रकार का एक रियलिस्टिक नेचर का होता है। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक, क्योंकि इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यह किस पे डील करता है, फैक्ट्स पे, आंकड़ों पे, डाटा पे। और क्योंकि यह फैक्ट्स पे, डाटा पे डील करता है तो आप एक झटके में इसे सही या गलत साबित कर सकते हैं। क्या अगर मैंने कहा कि देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया तो सम डाटा इसको मिलना चाहिए सपोर्ट होने के लिए। अगर डाटा सपोर्ट कर रहा है इट मींस यस दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, और अदरवाइज फॉल्स। यहां हाना हाना वाली बात नहीं, क्या तो हां नहीं तो ना, बिकॉज इट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कोई भी चीज अगर फैक्ट्स पे बेस्ड होता है तो आप तुरंत कहते हैं नहीं ये गलत है या सही है, अब बीच में नहीं रहते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसे डील करता है, व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। और यह किस नेचर का होता है, रियलिस्टिक नेचर का होता है, रियल है। और यह ओवरऑल कॉज एंड इफेक्ट की तरह किसी प्रॉब्लम को देखता है, इसका कारण और उसका प्रभाव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, आंकड़ों पे बेस्ड है, तो इसके सही और गलत आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भारत, देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। या फिर और कह सकते हैं कि $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर 60 रुपीज, $1 60 रुपए के बराबर है। तो आप तुरंत डाटा निकालेंगे, अच्छा नहीं ये गलत है, $1 तो 75 रुपीज का है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। तो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अभी आपका अधूरा कॉन्सेप्ट है, जब नॉर्मेटिव समझ लेंगे तब दोनों को समझ आ जाएगा। तो हम चलिए नॉर्मेटिव की भी बात करते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है किसी प्रॉब्लम को व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। यानी कि इट इज सजेस्टिव इन नेचर, इट इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, इट इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, एथिक्स। और ये आंकड़ों पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सजेशन आंकड़ों पे आधार पे नहीं दिया जाता है। अब जब ये आंकड़े इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, डाटा इसको सपोर्ट नहीं करता है, फैक्ट सपोर्ट नहीं करता है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो आप किसी सजेस्टिव स्टेटमेंट को आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक प्रॉब्लम बताया कि देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया, तो मैं इसका सजेशन दूं इसको दूर करने के लिए, तो इसका क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। तो कहा गया द रिच पीपल शुड टैक्स मोर, देयर इज अ हायर टैक्स इम्पोज ऑन रिच पीपल। अब ये मेरा सजेशन है और कोई ऐसा सटीक आंकड़ा नहीं है जो यह कह दे कि अमीर पर टैक्स लगाने से गरीबी खत्म ही हो जाएगी।
यानी कि हमारे स्टेटमेंट को आप ना तो सही कह सकते हैं ना ही गलत कह सकते हैं, यानी कि हाना वाली स्थिति। ये सजेस्टिव है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, मेरे इथिक्स पे बेस्ड है, ये मेरी कल्पना है, मेरी सोच है, ये काल्पनिक है, आदर्शवादी है। जैसे आपको अगर बुखार लगा हुआ है तो मैं कह दूं कि यू शुड विजिट डॉक्टर्स, कोई कह दे कि यू शुड टेक रेस्ट, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सजेशंस, बट विच सजेशंस इज गुड और बैड, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं मिलेगा। तो यह क्या है, सजेस्टिव इन नेचर है, फैक्ट बेस्ड नहीं है, इसलिए आप इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह व्हाट और टू बी है, क्या होना चाहिए, यानी कि यह किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ जाता है, वेरियस सॉल्यूशंस को सजेस्ट करता है कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, और उस सॉल्यूशन से आप किसी एक को ऑप्ट करें जो प्रायर लगे, प्रॉपर लगे। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि जहां पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है प्रॉब्लम्स के कॉज एंड इफेक्ट पे, वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसके सॉल्यूशंस की बात करता है। और इन दिस मैनर बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसेंशियल है, यानी कि किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों तरीके से स्टडी किया जाता है। समझ में आई बात? इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, यानी कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तरीके से कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करेगा और नॉर्मेटिव के तरीके से उसके सॉल्यूशंस को भी की डीलिंग करेगा। तो आज इतना ही है। आप, क्योंकि ये दो टर्म आपको मैंने पढ़ाया, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से डील कीजिए। देखिए, जितना बेस आपका मजबूत होगा उतना ही आपका जो इमारत होगा वो ऊंचा जाएगा। जिसका बेस कमजोर, इमारत लाख ऊंचा बना ले, वो किसी न किसी दिन एक झटके में आपको गिर जाना है। तो पहले बेस मजबूत कीजिए, और बेस धीरे धीरे, ठीक है, छोटे छोटे लेवल्स पे। ओके, रहने देते हैं इतना ही। आप लोग इसे देखेंगे, बार बार देखेंगे। एक चीज और ध्यान से, कि जिस दिन वीडियोस आपको अपलोड हो रहा है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसको डे बाय डे मेंटेन करें। आप ये मत सोचे कि वीडियोस है तो जब मन करे तब देख लेंगे और पूरा कर लेंगे, ये आपके लिए बोझ बनता चला जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये लगेगा कि ये हमसे नहीं होने वाला। तो आप डे बाय डे अपना वर्क करें ईमानदारी पूर्वक, और प्रतिदिन उसका जो भी हो, होमवर्क हो, फेयर कॉपी हो, ये सब आप कंप्लीट करते चले। हमसे संपर्क करें, हमें सबमिट करें, ठीक है, तभी जाकर आपकी स्टडी प्रॉपरली होगी। ओके, तब तक के लिए इतना ही। आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, टेक केयर एंड बाय।